DLN वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क BSTF 101। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी प्रति जो सम्मिलित बिंदु में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, प्रतिपाद, चयचित विधान, परिवेश और शीर्षक। प्रतिपाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रतिपाद में हम इस चीज को लेकर चलते हैं कि जो भी रचना लेखक किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही करता है। जैसे हल्कू की कहानी अपने पूस की रात में पढ़ी, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचना का रचना करता है, कहानी का वही प्रतिपाद कहलाता है। पूस की रात की कहानी को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आपने अब तक कहानी का जो भी विश्लेषण पढ़ा उससे यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेमचंद कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। हम उन्हीं की बातों को पुनः यहाँ पे फिर दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यह कहानी चौथे दशक के दौरान लिखी गई है। उसमें भारत पराधीन था। यहाँ की जनता स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी और इसी संघर्ष में किसान और मजदूर जनता भी शामिल थी। किसान सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, पर अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष वो कर रहे थे। उस जमाने में जिम्मेदारी प्रथा थी। किसानों को अपनी उपज का बड़ा भाग लगाना और माल गुजारी में चुकाना पड़ता था। इस कारण में अपने जीवन यापन के लिए महाजनों और जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था। क्योंकि अधिकांश किसान जो जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित थी, इसलिए जमींदार महाजन कर्ज पर उनसे मनमाना वसूलते थे। एक बार जब कोई किसान कर्ज के चक्कर में फंस जाता था तो फिर वह आसानी से छूट ही नहीं पाता था। हल्कू की भी यही सिचुएशन थी, यही कंडीशन थी। प्रेमचंद ने कहानी में किसानों की अवस्था का चित्रण नहीं किया है, बल्कि यथार्थ तो कहानी की पृष्ठभूमि में मौजूद रहता है। लेकिन असली सवाल इसके बाद पैदा होता है कि शोषण चक्र में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हल्कू को मजदूरी भी करनी पड़ती है। लेकिन मजदूरी में मिले पैसे से अगर घर परिवार की जरूरत के लिए कुछ पैसे बचाता भी है तो वो सिर्फ 3 रुपए तो वह भी महाजन ले लेता है। ऐसे में किसान करे तो क्या करे? आखिर वह किसानों से क्यों चिपका रहे? व्यक्ति उज्जवल भविष्य की आशा में ही कष्ट रहता है। उसे भरोसा रहता है कि आज नहीं तो कल अपने इन दुखों से मुक्त हो सकेगा। हल्कू के जीवन में वह आशा नहीं रही। वह सोचता है कि ऐसा क्यों है कि मेहनत करने वाले भूखे मरते हैं और मेहनत को छीनने वाले ज्यादा मौज करते हैं। उसके पास इसका बना बनाया जवाब भी है। यह सब भाग्य का खेल है। जिस स्थिति में वह जी रहा है उसमें वह इससे अधिक दूर की सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाग्य का खेल मानने से शोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, ये अवश्य है कि व्यक्ति नकारात्मक दिशा में सोचना शुरू कर दे, जैसा कि हल्कू सोचता है और जो मम्मी की बातों से व्यक्त भी हुआ है। हल्कू का किसानी पर से भरोसा उठता जाता है। वह अपनी आंखों में सामने अपने खेत की उपज को नील गायों के द्वारा नष्ट होते हुए भी देखता है और चादर ओढ़े लेटा रहता है। उसे खेती के नष्ट हो जाने का दुख नहीं, बल्कि इस बात की खुशी होती है कि अब उसे ठंडी रातों में खेत पे सोना नहीं पड़ेगा। यह शोषण से उत्पीड़ित किसान की वो मानसिकता है जहां से वह उज्जवल भविष्य की आशा बिल्कुल उसके लिए समाप्त हो गई है। भाग्यवाद ने उसे और अधिक निष्क्रिय बना दिया है। ऐसे में यह कहानी एक चेतावनी की तरह हमारे सामने आती है कि क्या शोषण का चक्र यूं चलता रहेगा? क्या हल्कू जैसे किसान अपनी उपज की कमाई स्वयं नहीं भोग सकेंगे, या वे ऐसे ही दरिद्र और अशिक्षित बने रहेंगे और उनका शोषण और भाग्यवाद के नीचे ही हमेशा पिसते रहेंगे? प्रेमचंद इनका कोई उत्तर नहीं देते। हालांकि उत्तर की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इन प्रश्नों की गंभीरता में ही इसका उत्तर निहित है। हाँ, ये एक विकल्प की ओर संकेत आवश्यक हुआ है कि वह है किसान के मजदूर बनने का विकल्प। और यह विकल्प भी विवशता के कारण ही सामने आता है, जो कि प्रेमचंद का आदर्श न होकर सामाजिक यथार्थ का एक ढंग है। पूर्ण रूप से मजदूर बनकर भी हल्कू शोषक के उत्पीड़न से मुक्त हो जाएगा, ऐसी गलतफहमी प्रेमचंद को है ही नहीं। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन पर कई उपन्यास और कहानियों की रचना भी की है। प्रेमचंद को किसान जीवन का महान चितेरा भी कहा जाता है। उन्होंने कहानियों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को अपनी रचनाओं में का विषय बनाया है। इन रचनाओं में उनकी सहानुभूति गरीब और मेहनत कर किसानों के साथ है, किंतु वे किसानों में के जीवन में व्यापक नकारात्मक पक्षों को और भी उजागर करते हैं। आरंभ में स्टार्टिंग में जैसे मैं देखा आपने, प्रेमचंद अपनी रचनाओं में कोई ना कोई आशावादी हल पेश भी करते थे, लेकिन बाद में उनका इस तरह से आदर्शवाद पर से विश्वास उठ गया था। आदर्शवाद का स्थान यथार्थवाद ने ले लिया। वे मानने लगे थे कि किसी समस्या का कोई कृत्रिम हम पेश करने की बजाय उसे पूरी तीव्रता और ईमानदारी से प्रस्तुत करना ही रचनाकार के लिए प्राप्त है। यह कहानी इसी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। अब आता है शीर्षक। शीर्षक की उपयोगिता क्या होती है?
कहानी का शीर्षक कहानी के मूल प्रतिपाद को, कथ्य को, उसके चरित्र को व्यक्त करने वाले होता है। इस कहानी की कथ्य का मुख्य भाग 5 की रात्रि 1 रात्रि में घटित होता है। कहानी का आरंभ उस कंबल की चर्चा से होता है जिसे खरीदने के लिए हल्को ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपए बचाए होते हैं, किंतु वे रुपए भी महाजन को देने पड़ जाते हैं। कंबल न खरीद पाने के कारण उसकी रात में पुरानी चादर ओढ़े उसे खेत पे जाना पड़ता है। शेष कहानी खेत पर उसी रात में ही घटित होती है। पूस की यह ठंडी रात, यह रात प्रतीकात्मक भी है। किसान के जीवन में अंधेरे की तरह और भी अंधेरी रात है। आशा का अलाव बुझ चुका है, लेकिन सक्रियता की आंच भी नहीं बची है। पर परिणाम क्या होता है कि खेत यानी कि जीवन की फसल नीलजा यानी कि शोषक खा जाती है, लेकिन यह भाग्य के चक्कर में बंधा हुआ बैठा रहता है। पूस की रात निराशा और अंधकार की ऐसी रात है जिसे यह शीर्षक पूरी तरह व्यक्त करता है। आपको इसका चरित्र विधान, आपको पूस की रात की कहानी और एक व्यंग निबंध के द्वारा चरित्र विश्लेषण के महत्व से परिचित कराया जा चुका है। यहाँ आप एकांकी के चरित्र विधान का अध्ययन करने जा रहे हैं। पात्रों का चरित्र इनकी कहानी की भांति ही एकाकी पर भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कथा वस्तु की नयनता, घटनाओं के अभाव में यह एकाकी पात्रों का एक अजायब घर बनकर रह गया है। राम भरोसे और श्याम भरोसे को छोड़कर किसी भी पात्र में जीवनता की वास्तविकता हरकत नहीं दिखाई देती। शर्मा मंच पर पहुंचते ही अपनी अहमवादी अनुरागता का परिचय राम भरोसे और श्याम भरोसे के प्रति व्यवहार द्वारा दे देता है। यह मनस्थिति मनोरमा और संतोष की भी है, जो मंच पर पहुंचते ही अपने छिछले और अवसरवादी प्रकृति का परिचय दे देती है। गुरप्रीत भी एक ऐसी पात्र है जो एकांकी ज्ञान पर अपनी शालीनता का परिचय देती है। एक और मीटिंग के लिए चिंतित दिखाई देती है, तो दूसरी ओर अन्य सदस्यों द्वारा परनिंदा और दूसरों पर कटाक्ष के प्रति अपना असंतोष भाव व्यक्त करती है। अभिप्राय, प्लीज या प्लीज या प्लीज, दिस इज टू मच जैसे शब्दों का वाक्यांशों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट करती है। अनुपस्थित अध्यक्ष के चरित्र हनन से संबंधित वार्तालाप में अत्यंत खीन होकर उसने 2 वाक्य बोले, मैं इसीलिए आप लोगों की मीटिंग में नहीं आना चाहती थी। यहाँ काम तो कुछ होता नहीं है, बस इसी तरह बातें होती रहती हैं। इस प्रकार की बातों से तंग आकर वह सेक्रेटरी शर्मा से पूछती है, मैं जान सकती हूँ मीटिंग कब शुरू होगी? मुझे मीटिंग होती ही नहीं दिखाई देती। मीटिंग को सफल होते देख यह सबसे पहले वहां से चली जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता करने वाला कपूर भी अपनी नियत और प्रकृति का पूरा परिचय रंगमंच पर उपस्थित होते ही वाह वाह कथन द्वारा दे देता है। अपने वाह वाह का आशय बताते हुए उसने कहा, मैं तो इस बात पे वाह कर रहा था कि शर्मा जी 3 लेडीज से घिरा हुआ है। सेक्रेटरी होने के मजे होते हैं। मनोरमा और गुरप्रीत के प्रति अपने दुख और अनुपस्थिति अध्यक्ष की निंदा द्वारा अपने मूलभूत चरित्र को पूरी तरह से प्रकट कर देता है। शेष पात्रों में प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश मोहन, सत्यपाल आदि सभी एक विशेष निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संचालित हैं। इस एकांकी में राम भरोसे और श्याम भरोसे 2 ऐसे निम्न वर्गीय पात्र भी हैं जो कमरे में साफ सफाई के बाद दरवाजे के बाहर रहकर एकांकी के आरंभ तक अंत में उपस्थित होकर पूरी एकांकी के साथ उसमें उपस्थित सभी पात्रों की मूल संवेदना को उद्घाटित करते हैं। अपनी असहायता और अभावग्रस्तता के बावजूद ये दोनों पात्र जीवन के यथार्थ से परिचित दिखाए गए हैं। अब तक हमने देखा, अब आता है परिवेश। परिवेश में हमने देखते, अब तक हमने देखा कि एक कहानी और एक निबंध के माध्यम से जो रचना होती है, यही परिवेश के महत्व से परिचय प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ हम भारतीय समाज और राजनीति के 7वें दशक, विशेषकर इंदिरा सरकार के बनने के बाद के परिवेश का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस काल का स्पष्ट उल्लेख सत्यपाल नामक पात्र द्वारा एकांकी में हुआ है, परंतु स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज में जायज नाजायज सभी प्रकार की स्वतंत्रता की भावना को स्वतंत्रता के रूप में बढ़ावा मिला। 60 के दशक के बाद में ये प्रवृत्ति अपनी बलवती हुई। स्वाधीनता से पूर्व शिक्षित मध्यम वर्ग के एक बहुत बड़े समुदाय में जो प्रगतिशीलता और जागरूकता की भावना थी, यह संविधान स्वाधीनता के बाद धीरे धीरे कुंठित होने लगी। 60 के बाद उसमें और अधिक गिरावट आई। सरकारी नौकरी में कार्यरत जो मध्यम वर्ग के लोग थे, विशेष रूप से शिक्षित निम्न वर्ग मध्यम वर्ग में एक विशेष प्रकार की मानसिकता का विकास हुआ। यह निम्न वर्ग के साथ अपना तालमेल बैठा नहीं सकता था। उच्च मध्यम वर्ग की तरह उच्च वर्ग में प्रवेश करने की महत्वाकांक्षा को भी पाल नहीं सकता था। अब नीचे से ऊपर दोनों तरफ से कटकर अंतर्मुखी था, अर्थात अपने आप में सीमित और बंद होने लगा। एक औपचारिकता की पूर्ति के लिए उसने बहुत सीमित क्षेत्र से कल्याणकारी संगठनों का निर्माण भी किया, लेकिन सामूहिक एकता
व्यापक सरोकार, दायित्वहीनता के कारण इस प्रकार के संगठन प्राय निर्जीव ही बने रहे। ऐसे परिवेश के शिक्षित निम्न मध्यम वर्ग के छोटे से तबके इस समुदाय को चुनकर मोहन राकेश ने उसे अपने एकांकी बहुत बड़ा सवाल का विषय बनाया। अपने निर्जीव परिवेश के साथ किसी रचना के में लेखक की अपनी मानसिकता का भी विशेष योगदान होता है। 1924 में जन्मे मोहन राकेश और 1925 में जन्मे हरिशंकर परसाई समकालीन है, लेकिन अपने निर्जीव परिवेश के संदर्भ में दोनों की मानसिक प्रतिक्रियाओं में पर्याप्त अंतर मिलेगा। परसाई में एक महान गहन राजनीतिक चेतना, व्यवस्था के विरोध का तीखा स्वर और सामाजिक प्रतिबद्धता मिलेगी। उसके दर्शन मोहन राकेश में नहीं होते। अतः अपनी सीमित व्यक्तिगत केंद्रित मानसिकता के कारण उनमें उनके एकांकी यानी कि बहुत बड़ा सवाल के अधिकांश पात्र अलग थलग आत्मबद्ध एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से ओतप्रोत होकर कर्मचारी संगठन जैसी सार्थक संस्था को हास्यास्पद बना देते हैं। उसकी बैठकों को अपनी भड़ास निकालने के लिए एक ऐसा माध्यम बनाना उसके परिवेश के प्रति लेख के नितांत तटस्थ और उदासीन दृष्टिकोण का परिचायक है। अभ्यास के लिए प्रश्न। अब परिवेश की व्याख्या। परिवेश में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहानी की रचना में देश काल का बड़ा महत्व होता है और देश काल से तात्पर्य यह होता है कि परिवेश कहानी का जितना घटना चक्र घटित हुआ है, कहानी का वह कथ्य जिस परिवेश में होता है वह उस कथ्य को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र विधान तथा प्रतिपाद में क्या अंतर रहता है? चरित्र में जो लोग इसमें संलग्न होते हैं, प्रतिपाद में क्या अंतर होता है? प्रतिपाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कहानी की मेन जो पॉइंट है वो आपको लिखने पड़ेंगे। हैप्पी लर्निंग, बी लर्निंग।